सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा छठवीं का भूगोल का पहला अध्याय सौरमंडल में पृथ्वी भाग दूसरा का अध्ययन करेंगे। यहाँ हम देख रहे हैं कि चंद्रमा भी एक उपग्रह है और इसके पहले के अध्याय में हम देख चुके हैं कि चंद्रमा समय समय पर अलग अलग स्थिति और अलग अलग आकार में नजर आते हैं। तो हम बात करते हैं चंद्रमा की। तो चंद्रमा हमारे पृथ्वी का एक सहचर है और इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। तो यह चंद्रमा यहाँ आपको नजर आ रहा है कि यह पृथ्वी है और ये मून नजर आता है। तो ये मून पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी जो पृथ्वी है किस और इसका पृथ्वी के समान अन्य ग्रह है जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। इनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी है तो कुछ के किसी ग्रह के पास चंद्रमा नहीं होते हैं। तो चंद्रमा एक पृथ्वी का एक उपग्रह के रूप में भी जाना जाता है। देखिए, ये सौर मंडल की हम जब बात करते हैं तो सौर मंडल में 8 ग्रह होते हैं, उपग्रह होते हैं और कुछ खगोलीय पिंड भी होते हैं जैसे कि क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड। ये सभी मिलाकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। तो सौर मंडल की अगर व्याख्या पूछी जाती है तो आप लिखेंगे सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह, कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। और इनका जो मुखिया होता है वह सूर्य होता है। यह सूर्य सौर मंडल का मुखिया होता है क्योंकि इसी मुखिया से, इसी सूरज से अन्य ग्रहों को रोशनी और ऊष्मा मिलती है। थोड़ी सी जानकारी लेते हैं कि जो सूर्य है उसको सूर्य या सौर कैसे कहा जाता है कि पौराणिक रोमन कहानियों में सोल मतलब सूर्य देवता को कहा जाता है और सौर शब्द का अर्थ होता है सूर्य से संबंधित। और इसीलिए सूर्य के परिवार को हम सौर मंडल कहते हैं, सोलर सिस्टम कहते हैं। सौर शब्द का उपयोग करते हुए और अधिक शब्दों को आप लिख सकते हैं कि जैसे कि सौर ऊर्जा, सौर पैनल, सोलर एनर्जी, इस प्रकार से कुछ शब्द बनते हैं। तो आप वो शब्द आप लिख सकते हैं। और कुछ शब्दों की जो उत्पत्ति होती है कि वो भी हम देखने की कोशिश करते हैं कि जिस भाषा, जैसे बहुत शब्द होते हैं कि एक भाषा में हम इस्तेमाल करते हैं, अक्सर वे दूसरी भाषाओं से लिए गए शब्द हो सकते हैं। उदाहरण के लिए हम देखेंगे, एक ज्योग्राफी शब्द याद दिया गया है जो अंग्रेजी शब्द है। ज्योग्राफी का मतलब होता है भूगोल, हम जिसको बोलते हैं, ठीक है। और यह ग्रीक भाषा से लिया गया है और जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण। ज्योग्राफी का मतलब होता है पृथ्वी का विवरण। और यह दो ग्रीक शब्दों से बना हुआ है। जैसे मतलब जी और शब्द का अर्थ होता है पृथ्वी की ग्राफिया, और ग्राफिया है। और इस तरह से हम जियोग्राफी से शब्द या जियो से बने हुए अन्य शब्द का भी अध्ययन कर सकते हैं। जैसे कि मतलब जियोलॉजी, पृथ्वी का अध्ययन करने वाला विषय। बाद में जियोमेट्री, पृथ्वी का मापन करने वाला विषय। और जियोआइड मतलब पृथ्वी के आकार के अनुरूप जो होता है उसको बोलेंगे हम जियोआइड। तो इस तरह से जियो से शब्द बनते हैं। जियो का मतलब होता है कि पृथ्वी का विवरण, ज्योग्राफी का मतलब होता है पृथ्वी का विवरण। तो पृथ्वी से संबंधित जो शब्द है वो है जियो। तो जियो से बने हुए ये विभिन्न प्रकार के शब्द होते हैं। हम बात करते हैं कि महत्वपूर्ण जो है सोलर सिस्टम में, सौर मंडल में, वो है सूर्य, क्योंकि सूर्य को ही सौर मंडल का मुखिया कहा गया है। और यह सौर मंडल ग्रहों के बीच मतलब सौर मंडल में केंद्र में स्थित है और यह बहुत ही बड़ा है, अत्यधिक गर्म गैसों से बना हुआ है और इसका खिंचाव बल इससे सौर मंडल को बांधे रखता है क्योंकि इसमें भी एक गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है जिससे वह सौर मंडल में बना रहता है। सौर मंडल सूर्यमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है क्योंकि ये विभिन्न ग्रह होते हैं। इन सभी को उष्णता और प्रकाश देने का काम सूरज करता है। इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को हम महसूस नहीं करते हैं क्योंकि यह बहुत ही दूर पर होता है। और सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर होता है और इसीलिए पृथ्वी पर इसकी इतनी रोशनी महसूस नहीं होती है। यह अत्यधिक दूर होने के कारण
हम बात करते हैं ग्रह। इसके पहले हम देख चुके हैं कि ग्रह किसे कहते हैं, कि जिसके पास खुद की रोशनी नहीं होती है, प्रकाश नहीं होते, ऐसे खगोलीय पिंड को हम ग्रह बोलते हैं, और जो सूर्य की ओर चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो सौर मंडल में 8 ग्रह होते हैं और सूर्य के दूरी के अनुसार उसका सीक्वेंस इस प्रकार रहेगा: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। तो ये हो गए 8 ग्रह जो हमारे सौरमंडल में उपस्थित है, और इनको सीक्वेंस वाइज अपने को अगर ध्यान में रखना है तो यह आपको वाक्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वाक्य को आपको रटना है, और रटने के बाद हर शब्द का पहला अल्फ़ाबेट जो आपको रेड कलर में दिखाई दिया है उसके अल्फ़ाबेट से वो शब्द अपने को याद करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि माय का मतलब होता है बुध। जो मर्क्यूरी है, यहाँ मर्क्यूरी आपको नजर आ रहा है, माय वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। तो ये वाक्य होता है। तो माय मतलब मर्क्यूरी, वी मतलब वीनस, ई मतलब अर्थ, एम मतलब मार्स, जे मतलब जुपिटर, एस मतलब सैटर्न, यू मतलब यूरेनस और एन मतलब नेपच्यून। तो इस प्रकार से हम माय वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स इस प्रकार से वाक्य को उच्चारेंगे, और हर शब्द का पहला अल्फ़ाबेट के अनुसार हम अगर इनके नाम अगर याद रखेंगे तो हमको पूरे 8 ग्रहों के नाम मालूम हो जाएंगे। आसानी से आप लिख सकते हैं और आसानी से आप बता सकते हैं। अगला मुद्दा है कि ग्रहों की कक्षा, जिसको हम पाथ बोलते हैं, तो ग्रहों की कक्षा किसे कहते हैं। तो सौर मंडल के सभी 8 ग्रह होते हैं, एक निश्चित पथ पर सूर्य की ओर चक्कर लगाते हैं। जो आपको यहाँ गोल गोल ऐसी सर्कल में लाइन नजर आती है वो उन ग्रहों के पाथ होते हैं, उन ग्रहों की वो कक्षा होती है। और अगर हम सीक्वेंस में देखेंगे तो बुध सूर्य के सबसे नजदीक की ग्रह है, और बुध को सूर्य की ओर चक्कर लगाने के लिए 88 दिन लगते हैं, ये हम देख चुके हैं। और शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, क्योंकि इसका आकार पृथ्वी जैसे समान है, और इसीलिए वीनस, जिसको शुक्र बोलते हैं, यह पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। क्वेश्चन कभी कभी रहता है कि पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे माना जाता है, तो शुक्र को बोलेंगे। तो इस प्रकार से जो सौर मंडल के जो सभी 8 ग्रहों की निश्चित दिशा होती है सूर्य के चारों ओर घूमने की, और इस घूमने वाले जो उनके मार्ग होते हैं, इस मार्ग को हम बोलेंगे ग्रहों की कक्षा। तो समझ में आ गया। अभी देखिए कि शुरू में 2006 के पहले सोलर सिस्टम में सौर मंडल में 9 ग्रह होते थे, लेकिन अगस्त 2006 को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक में प्लूटो को बौना ग्रह के रूप में मान्यता दी है। इसका मतलब वह सौर मंडल में ग्रह का दर्जा प्राप्त नहीं कर सकता। अभी इसका कारण देखिए कि जैसे कि आपको यह चित्र में दिखाया गया है कि यह विभिन्न प्रकार के ग्रह हैं, और यह सूर्य की चारों ओर चक्कर लगाने वाले उनकी कक्षाएं बताई गई है। लेकिन प्लूटो की जो कक्षा होती है ये कुछ ऐसी विचित्र होती है, वो अन्य ग्रहों की कक्षा को क्रॉस करता है, और इसीलिए जब यह सूरज की ओर चारों ओर चक्कर लगाने की जो कक्षा होती है वो कक्षा में ना चलने के कारण इस ग्रह को बौना ग्रह मंडल में इसको स्थान नहीं मिला है, और इसीलिए प्लूटो को बौना ग्रह के रूप में मान्यता दी गई है। और 9 में से अभी 8 ही ग्रह बचे हैं, और इसीलिए सौर मंडल में हमारे 8 ग्रह ही हम बोलेंगे। अगली बात करते हैं हम पृथ्वी की। तो सूरज की ओर से हम देखेंगे, सूरज से तो ये पहले मरकुरी, बाद में वीनस और बाद में अर्थ आता है, और इसीलिए सूर्य पृथ्वी से यह तीसरा महत्वपूर्ण ग्रह है। अगर आकार में देखेंगे तो यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। और पृथ्वी की अगर हम बात करेंगे और उसकी विशेषता देखेंगे तो ध्रुव के पास जो ध्रुव होते हैं, ध्रुव का मतलब होता है उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, यहाँ कहीं सी चपटी नजर आती है, और इस आकार को भू आब कहा जाता है, यानी पृथ्वी के समान आकार। और इस तरह से हम पृथ्वी की विशेषता जान सकते हैं।
पृथ्वी की जब हम बात कर रहे हैं तो पृथ्वी को अद्भुत ग्रह के रूप में भी जाना जाता है। इसके कारण देखिए, पहली बात है कि पृथ्वी पर जीवन के लिए उपयुक्त अनुकूल परिस्थितियां मौजूद होती है। यहाँ प्राणी और वनस्पति आसानी से जी सकते हैं, उनके लिए यह पोषक वातावरण यहाँ मौजूद है। दूसरी बात है, पृथ्वी ना अधिक गर्म है न ही अधिक ठंडी है और इसीलिए सजीवों के लिए पोषक वातावरण मिल जाता है। तीसरी बात है, यहाँ पानी मौजूद है, वायु मौजूद है, वायु में ऑक्सीजन है जो सभी प्राणियों के लिए आवश्यक होती है और इसीलिए सजीवों का यहाँ अधिवास होता है। चौथा कारण हम बता सकते हैं कि जीवन के लिए जो आवश्यक जो गैसेस होती है वो यहाँ मौजूद है। ऑक्सीजन हम लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और भी विभिन्न प्रकार की गैसें यहाँ मौजूद है और इसीलिए यहाँ सजीव अधिवास करते हैं। अगर हम अंतरिक्ष से देखेंगे इसको, इसका रंग नीला नजर आता है और इसीलिए इसको नीला ग्रह भी कहा जाता है, अंग्रेजी में जिसको हम ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। तो ये हम अंतरिक्ष से देखने से ही नजर आता है। ऐसा आप चित्र में आप ये देख सकते हैं कि ये देखिए पूरा पानी का जो हिस्सा होता है, ये पानी का हिस्सा पूरा जैसे नीला नजर आ रहा है और भूमि का हिस्सा यह कुछ येलोइश और कुछ ग्रीनिश नजर आता है। ग्रीनिश का मतलब यहाँ जंगल इलाका है, ग्रीनरी है। और तो इस तरह से हमको ये पृथ्वी ऊपर से या अंतरिक्ष से देखने पर नजर आती है। अगला है चंद्रमा, जो पृथ्वी का उपग्रह है जो और पृथ्वी का यह एकमात्र उपग्रह है और इसका जो आकार है, व्यास है, पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है, मतलब 1/4 है। और यह पृथ्वी के नज़दीक होने के कारण हमको ये बड़ा दिखाई देता है, क्योंकि इसके पहले हम देख चुके हैं कि जो चीज़ें हमसे दूर होती है वो छोटी नज़र आती है, जो चीज़ें पास होती है वो बड़ी नज़र आती है। सूरज के बारे में हमने अब इसके पहले देख चुके हैं कि आकाश में इतने सारे तारे हैं जो सूरज के समान आकार वाले हैं, फिर भी हमको छोटे नज़र आते हैं। इसका कारण है कि वह हमारे पृथ्वी से बहुत ही दूरी पर है। सूरज हमारे पास होने के कारण वह हमको बड़ा नज़र आता है। तो ये इसकी दूरी लगभग पृथ्वी से 3,84,400 किलोमीटर आती है और चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाने के लिए लगभग 27 दिनों में पूरा करता है। इतने ही समय में वह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है और इसीलिए देखिए, जितना वक्त उसको पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने के लगता है, उतने ही समय में वह अपने अक्ष पर भी एक चक्कर पूरा करता है और इसीलिए पृथ्वी से हमें एक चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। तो कारण देखिए, कभी कभी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई क्यों देता है, क्योंकि पृथ्वी का चक्कर लगाने के लिए चंद्रमा को 27 दिन लगते हैं और इतना ही समय उसको अपने अक्ष पर चक्कर लगाने के लगता है और इसीलिए इसको जब हम पृथ्वी पर से देखते हैं चंद्रमा को, तो हमको इसका केवल एक ही हिस्सा नज़र दिखाई देता है। जैसे कि मतलब यह पृथ्वी है और यह चंद्रमा है। चंद्रमा को पृथ्वी की ओर चक्कर लगाने के लिए पूरे कितने दिन लगते हैं? 27 दिन लगते हैं। और ये चंद्रमा जब खुद के ही इर्द गिर्द घूमता है तो उसको भी उतने ही दिन लगते हैं और इसीलिए चंद्रमा का केवल हमको एक ही हिस्सा दिखाई देता है। चंद्रमा की जो परिस्थितियाँ होती है वो जीवन के लिए अनुकूल नहीं है और इसीलिए यहाँ कोई सजीव सृष्टि पाई नहीं जाती है। इसकी सतह पर पर्वत है, मैदान है, गड्ढे हैं। तो इस प्रकार के वातावरण यहाँ होने के कारण पृथ्वी से अगर हम देखेंगे, चंद्रमा के कुछ ऐसे काले काले धब्बे नजर आते हैं। चंद्रमा पर ये काले काले नजर आते हैं, इसका मतलब क्या है? या पहाड़ है, गड्ढे है, पर्वत है, मैदान है। तो सूरज की रोशनी जब यहाँ आती है तो ये गड्ढे होने के कारण और यहाँ कुछ पर्वत होने के कारण इधर का हिस्सा हमको अंधकार से या काला नजर आता है, क्योंकि यहाँ प्रकाश नहीं पहुंचा है। क्षुद्र ग्रह हम किसको कहेंगे? क्षुद्र ग्रह मतलब छोटे छोटे ग्रह, जैसे कि तारों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त कुछ असंख्य प्रकार के छोटे पिंड भी होते हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और इन पिंडों को हम बोलेंगे क्षुद्र ग्रह। तो ये भी कुछ उपग्रहों के अतिरिक्त होते हैं। जनरली यह देखेंगे कि मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। कि आप अगर यहाँ चित्र में देख सकते हैं मंगल और बृहस्पति, आप देखिए यहाँ
जो यहाँ मंगल ग्रह है मार्स और यहाँ बृहस्पति नजर आते हैं और इसके बीच में एक बेल्ट नजर आता है। तो यह बेल्ट होता है क्षुद्र ग्रहों का, क्षुद्र ग्रह है यहाँ। तो इसके बीच में हमको जो एस्टेरॉयड बेल्ट नजर आ रहा है वहाँ क्षुद्र ग्रह नजर आते हैं। और वैज्ञानिक के अनुसार अगर हम देखेंगे तो क्षुद्र ग्रहों के कुछ भाग होते हैं जो बहुत वर्ष पहले विस्फोट के कारण बाद में ग्रहों से टूटकर अलग हो गए हैं और वो इस प्रकार कुछ ग्रहों के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। तो ये हो गए हैं क्षुद्र ग्रह। उल्का पिंड हम किसे कहेंगे? तो देखिए जैसे कि हमने देखे हैं कुछ छोटे छोटे ग्रह होते हैं, ग्रहों के टुकड़े होते हैं जो सूर्य की ओर चक्कर लगाते हैं। उसी प्रकार सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले तथा पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, उसको हम बोलेंगे उल्का पिंड। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नजदीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने पर भी होती है। जैसे कि आप उदाहरण के लिए हम देखेंगे महाराष्ट्र के लोनार जिले में लोनार सरोवर जो बना है वो इसी उल्का पिंड के वर्षाव के कारण बन चुका है। उल्का पिंड गिरने के कारण पृथ्वी पर बहुत बड़ा गड्ढा बन गया है जिसमें अभी पानी ही संग्रहित किया हुआ है। और इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। जब वो ये ऊपर से नीचे आना शुरू हो जाता है तो वायु के साथ इनका घर्षण हो जाता है, ये ऊपर से नीचे आ रहे हैं। जैसे ही ये वातावरण में आते हैं और यहाँ वायु मौजूद होने के कारण ये जल जाते हैं और जलने के कारण ये चमकदार और प्रकाश उत्पन्न करते हैं जो हमको रात के समय अगर हम इनको देखेंगे तो ये चमकीले नजर आते हैं। कभी कभी उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। जैसे कि हमने बताया है कि भारत में महाराष्ट्र के लोनार जिले में जो लोनार सरोवर बना हुआ है वो इसी प्रकार का उदाहरण है, जो उल्का वर्षा होने के कारण। अगला मुद्दा है कि हम आकाशगंगा किसे कहेंगे? अगर आप रात के समय में देखे होंगे खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक अगर देखेंगे तो एक फैली चौड़ी सफेद पट्टी की एक तरह चमकदार रास्ते जैसे अपने को दिखाई देते हैं और यही चमकदार जैसे रास्ते जैसे दिखाई दे रहा है इसको हम बोलेंगे आकाशगंगा। तो ये सौरमंडल हम बोलते हैं कि इस आकाशगंगा का ही एक भाग है और प्राचीन काल में इसकी कल्पना प्रकाश के बहती नदी से की गई थी और इसीलिए इसको आकाशगंगा कहते हैं, क्योंकि यह सफेद सफेद नजर आती है और नदी जैसी अपने को दिखती है और इसीलिए इसको हम आकाशगंगा बोलेंगे। और प्राचीन काल में इसकी कल्पना प्रकाश के बहती नदी के साथ की गई थी। ब्रह्मांड हम किसको कहेंगे? जिसको हम यूनिवर्स बोलते हैं। तो आकाशगंगा जिसकी हम बात करते हैं, जो सोलर सिस्टम या सौरमंडल हमारे आकाशगंगा का हिस्सा है। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है और इस प्रकार की केवल एक ही आकाशगंगा नहीं है, लाखों आकाशगंगा मिलाकर वो ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। और वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक जानकारी जुटाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। हमारे सामने बहुत से तथ्य होते हैं जो सब ब्रह्मांड के बारे में अभी भी हमारे पास पेश नहीं किए गए हैं। ब्रह्मांड इतना विस्तीर्ण है, इतना विस्तृत है कि उसकी जानकारी करने के लिए और कितने साल लगेंगे ये हम बता नहीं सकते हैं।